अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ खलील अहमद। आज हम एएसएफ एक्ट 1975 अमेंडेड एज 2012 ये कवर करेंगे। आपको पता है कि एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर जो इंस्पेक्टर और इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर काफ़ी अच्छी पोस्ट होती हैं ये। इनके जो पेपर होते हैं, उन पेपर्स के अंदर 20% डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी एक्ट से आ रहा होता है। डायरेक्टली मीन ये है कि इसी एक्ट से सारा कुछ आ जाता है। इनडायरेक्टली मीन इस एक्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो कॉन्सेप्ट है, वो भी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो पूछ लेता है कि एएसएफ का जो डीजी है वो कौन-सा है? या एएसएफ का जो सेक्रेटरी जो है वो कौन-सा है? या फिर जो ये जो मिनिस्ट्री है ये किसके अंडर है? ठीक है? इसके जो रूल्स हैं वो कौन बनाता है? ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद होती है। उसके अलावा ये पूछा जाता है कि टोटल कितने एयरपोर्ट्स हैं जो अ, एएसएफ के अंडर हैं? या ये पूछ लिया जाता है कि डिफरेंट एयरपोर्ट्स के जो नेम है, जो पर्सनैलिटीज़ के ऊपर नेम है। वैसे तो हमें पता है मुल्तान एयरपोर्ट वो तो सीधा-सा पता है कि मुल्तान के अंदर होगा। लेकिन जब ये पूछा जाता है कि बाचा खां एयरपोर्ट कहाँ पे है या जिन्ना जो एयरपोर्ट है कहाँ पे है, बेनज़ीर एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो वहाँ पे बच्चों को इश्यूज़ आते हैं। ये जो है साइड इन्फॉर्मेशन है, ये भी पता होनी चाहिए। इस फ़ाइल के अंदर मैंने एएसएफ एक्ट 1975 के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको कंपाइल किया है। इसके अलावा जो साइड इन्फॉर्मेशन है जो पास्ट पेपर में भी कई दफ़ा आ चुकी है, उसको मैंने कंपाइल किया। ये करने के बाद फिर हम एएसएफ एक्ट 1975 को बाकायदा जो है वो कवर करेंगे। तो ये जो कंप्लीट एक्ट है, ये 2 लेक्चर पे मुश्तमिल होगा। स्टार्ट करते हैं। द ऑफिशियल टाइटल ऑफ एक्ट पास्ड इन 1975 रिगार्डिंग एयरपोर्ट सिक्योरिटी इज़ कॉल्ड एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975। अभी हम देखते हैं कि इस एक्ट की असेंट कब हुई, ये पब्लिश कब हुआ। आपको पता है कोई भी एक्ट है, उसके 3 से 4 मराहिल होते हैं। कि पहले वो पार्लियामेंट से पास होता है। पार्लियामेंट के अंदर भी फिर 2 हाउसेज़ हैं, एक नेशनल असेंबली, दूसरा जो है वो सेनेट है। लोअर हाउस नेशनल असेंबली कहलाता है, जो अपर हाउस है वो सेनेट है। पार्लियामेंट से जब पास होता है फिर उसकी प्रेसिडेंट से असेंट चाहिए होती है। इनके प्रेसिडेंट ने उसको अप्रूव करना होता है, उसके ऊपर साइन करने होते हैं। जब वो साइन हो जाते हैं तो फिर उसकी पब्लिकेशन होती है। पब्लिकेशन का मतलब ये होता है कि उसको अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखें पार्लियामेंट से जब पास हुआ तो फिर प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट ने उसको असेंट कब किया, मीन कि उसको अप्रूव कब किया, वो 13 दिसंबर 1975। और उसके बाद गैज़ेट के अंदर मीन कि किसी न्यूज़पेपर के अंदर ऑफ़िशियली जो है वो अनाउंस करना होता है कि ये जो एक्ट है ये पब्लिश हो चुका है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अब से स्टार्ट हो गई है। तो वो 18 दिसंबर 1975 में हुआ था। नेक्स्ट देखें, द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वाज़ एस्टेब्लिश्ड अंडर एक्ट ऑफ 77th ऑफ 1975। मीन के 1975 के अंदर जितने एक्ट पास हुए थे, उनकी सीक्वेंस में, उनकी तरतीब में एएसएफ का जो एक्ट है उसकी जो नंबरिंग है वो 77th थी। क्योंकि हर साल मल्टीपल एक्ट्स पास होते हैं तो फिर हर एक्ट की जो है वो एक नंबरिंग होती है, एक सीक्वेंस होती है। इसकी जो सीक्वेंस थी वो 77 थी। इससे पहले इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो है वो और चीज़ों के मुतालिक 76 एक्ट पास हो चुके थे। तो इसकी जो ऑफ़िशियल नंबरिंग है वो ये वाली है। रोमन के अंदर लिखी जाती है, आपको पता है कि ये जो एल है रोमन के अंदर ये 50 कहलाता है, एक्स जो है वो 10, वी जो है वो 5। तो आप इसको काउंट करेंगे तो ये टोटल जो है वो 77 बनता है। नेक्स्ट देखें, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट कंटेन्स 5 चैप्टर्स और एएसएफ एक्ट 1975 ये अमेंड हुआ है। कब अमेंड हुआ था? दिसंबर 2012 के अंदर। जो साइड वाली इन्फॉर्मेशन है जो मैं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है, यहाँ पे देखें मैंने ऐड की है। एएसएफ का जो हेडक्वार्टर है वो कराची के अंदर है। ये एक्ट के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट देखें, एएसएफ हेडक्वार्टर जो है वो 1976 इनके एक्ट के पास होने के 1 साल बाद एस्टेब्लिश हुआ। पाकिस्तान के अंदर टोटल 42 एयरपोर्ट्स जो है वो एएसएफ के अंडर है। कितने हैं? 42। नेक्स्ट देखें, द हेड ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट। ऑप्शन में ये मौजूद होगा कि फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती है या फिर दोनों मिलके कर सकते हैं। तो आपने जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को चूज़ करना है। द हेड ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स अकॉर्डिंग टू एएसएफ इज़ डायरेक्टर जनरल, जो कि डीजी एएसएफ कहलाते हैं।
नेक्स्ट देखें, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एएसएफ शैल वेस्ट इन द हैंड ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसएफ। द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इज मेजर जनरल अदनान आसिफ। According to ASF Act 1975, the power to make rules regarding ASF lies with फेडरल गवर्नमेंट। मीन के फेडरल गवर्नमेंट ही रूल्स को डिज़ाइन करती है और फेडरल गवर्नमेंट ही एएसएफ के जो डीजीज हैं उनको अपॉइंट करती है। हमें ये तो पता चल गया कि ये जो एएसएफ का इदारा है, जो इंस्टीट्यूट है, ये नेशनल इदारा है, मीन के प्रोविंशियल नहीं है। इसको फेडरल गवर्नमेंट डील करती है। अब हम ये देखेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो एएसएफ के इदारे को हैंडल करती है, उसको सुपरवीन करती है, उसके रूल्स को डिज़ाइन करती है। तो वो है एविएशन डिवीज़न। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर बड़ी डिफरेंट तरह की जो है वो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे हेल्थ की मिनिस्ट्री है, एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री है, पावर की मिनिस्ट्री है। तो ये जो एविएशन की मिनिस्ट्री जो है वो एएसएफ के इंस्टीट्यूट को रन करती है। अकॉर्डिंग टू एएसएफ एक्ट 1975, द एविएशन डिवीज़न इज हेडेड बाय एविएशन सेक्रेटरी। और जो एविएशन के मिनिस्टर्स हैं वो कौन हैं? वो ख्वाजा आसिफ हैं। और जो एविएशन के सेक्रेटरी हैं वो एहसन अली हैं। आपने मिक्स नहीं करना, आपने मिनिस्टर को सेक्रेटरी से मिक्स नहीं करना। हर मिनिस्ट्री के अंदर 2 इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं। एक गवर्नमेंट की होती है, जो मेन की करंट गवर्नमेंट होती है, और एक जो सेक्रेटरी होता है वो गवर्नमेंट का नहीं होता, वो ब्यूरोक्रेसी का होता है। ये जो एहसन अली हैं ये ब्यूरोक्रेसी के मेंबर हैं, ठीक है। ख्वाजा आसिफ जो है ये गवर्नमेंट के मेंबर हैं, ठीक है। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो डिसीजन मेकर्स होते हैं, उन्हें डिसीजन मेकिंग करनी होती है, रूल्स बनाने होते हैं, रेगुलेशन बनाने होते हैं, क्योंकि हम ऊपर देख चुके हैं रूल्स, रेगुलेशन, डिसीजन मेकिंग जो है वो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। जो फेडरल गवर्नमेंट है, ये एविएशन डिवीज़न जो है ये फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट है ना। तो इनके जो सेक्रेटरीज़ होंगे वो इन जो डिसीजंस हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेक्रेटरीज़ ने करवानी होती है। यहाँ पे हम एक करंट अपडेट देखते हैं। इन फरवरी 2025 द फेडरल गवर्नमेंट मर्ज मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसी वजह से ख्वाजा आसिफ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के भी हेड हैं। तो आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे मैं आपको आर्टिकल भी दिखा देता हूँ, ये देखें, ये एक रिसेंट आर्टिकल है फरवरी 2025 का। एविएशन मिनिस्ट्री मर्ज विद डिफेंस। गवर्नमेंट ने कुछ ऑस्टेरिटी मेजर्स के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ को या तो मर्ज कर दिया या फिर अबॉलिश कर दिया। तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे भी एक और कॉन्सेप्ट है, ये भी देख लें कि अभी तक एविएशन डिवीज़न के जो सेक्रेटरी हैं वो पुराने ही हैं, एहसन अली। हालाँकि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इसके जो सेक्रेटरी हैं आपको पता है वो कौन से हैं? वो मोहम्मद अली हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली। लेकिन एविएशन डिवीज़न के जो सेक्रेटरी हैं वो सेपरेट हैं, उनका नाम है एहसन अली। नेक्स्ट देखें, द फेडरल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट ऑल ऑफ इट्स पावर्स अंडर द एएसएफ एक्ट 1975 टू द डायरेक्टर जनरल एएसएफ एक्सेप्ट पावर टू मेक रूल्स। मीन के जो डिसीजन मेकिंग की पावर है, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो डीजी के हाथ में नहीं दिए गए। केस ऑफ ऑफिसर्स एक्सरसाइज पावर सिमिलर टू पुलिस ऑफिसर अंडर पुलिस ऑर्डर 2002 एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। मीन के एस ऑफ ऑफिसर के लिए कुछ सेपरेट लॉ नहीं है कि आपने कोई इंडिविजुअल मिसकंडक्ट करता है, मीन के पैसेंजर में से कोई और ऐसा इशू होता है लीगल, तो आप एफआईआर कैसे करेंगे, उसको अरेस्ट किस क्लास के तहत करेंगे, ठीक है। आप उसको जो है वो इम्प्रिजन किस तरह करेंगे, वो सारे जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, जो ऑर्डर हैं, वो इन दोनों को यूज़ करके केस ऑफ ऑफिसर जो है वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे बट चेंज हो जाता है, ये वाला जो है, ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ एएसएफ आर सब्जेक्ट टू द पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, ठीक है। ये जो एफआईए हो गई, इसी तरह इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गई, ये सारे जो हैं ऑलमोस्ट मोर और लेस आर्मी के अंदर आते हैं। तो इनमें से कोई ऑफिसर या मेंबर मिसकंडक्ट करता है, कोई गलत काम करता है, तो उसका जो कोर्ट मार्शल है वो आर्मी करती है। वो जो एक्ट है वो 1952, इसके तहत जो है वो उसका कोर्ट मार्शल होता है। अभी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट और उनकी लोकेशन को देखेंगे। हम ऊपर देख चुके हैं कि एएसएफ के अंडर टोटल 42 एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन जो एयरपोर्ट किसी पर्सनैलिटी के नेम के ऊपर हैं तो उससे फिर कन्फ्यूजन हो जाती है कि उसकी लोकेशन क्या है, किस सिटी में है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए जो पर्सनैलिटी के ऊपर है।
जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के अंदर है, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर के अंदर है। यहाँ पे देखें बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इस्लामाबाद के अंदर है, इसके पहले नेम और हुआ करता था। बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पिशावर, शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहमगर खां के अंदर, सैदो शरीफ एयरपोर्ट ये सवात के अंदर है। हम ऊपर देख चुके हैं कि एस एफ एक्ट 1975 के टोटल 5 चैप्टर्स हैं। इनकी बड़ा छोटा सा एक ब्रीफ सा एक्ट है। हम तमाम चैप्टर को बड़ी डिटेल के साथ कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तमाम चैप्टर की पहचान होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हर चैप्टर के अंदर जो मुख्तलिफ क्लासेज हैं वो किन को डील कर रही हैं। आपको एक कलेक्टिव वे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो पूछ सकता है कि एस एफ एक्ट के अंदर जो ऑफिसर्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर और जो फंक्शनिंग है वो किस चैप्टर में मौजूद है। और इसी तरह पावर और जो लायबिलिटीज़ हैं वो किस चैप्टर में मौजूद हैं। तो आपको पहचान होना बहुत ज़रूरी है। पहला चैप्टर जो है वो तकरीबन हर जो एक्ट होता है वो डेफिनेशंस उसका जो टाइटल होता है उसके ऊपर मुश्तमिल होता है। ये भी इसी तरह है। इसका पहला जो चैप्टर है वो शार्ट टाइटल एक्सटेंट एप्लीकेशन और डेफिनेशन पे मौजूद है। चैप्टर 2 जो है वो एएसएफ के जो ऑफिसर्स हैं उसकी जो वर्किंग है, उसका जो स्ट्रक्चर है और उसकी जो फंक्शनिंग है वो डील करता है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है। चैप्टर 3 के अंदर जो एएसएफ के ऑफिसर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी पावर्स और लायबिलिटीज़ शामिल हैं। उनकी ड्यूटीज़, पावर्स मीन कि अगर उनसे कोई मिसकंडक्ट होता है, उसका जो लीगल लायबल वे है, वो क्या है? वो चैप्टर 3 के अंदर है। चैप्टर 4 में सर्विस कंडीशंस और डिसिप्लिनरी प्रोविजंस है। आर्मी एक्ट, एप्लीकेबिलिटी, सस्पेंशन, इम्प्रिजनमेंट, अपील, अपॉइंटमेंट, ये सारी इस चैप्टर 4 में शामिल है। चैप्टर 5 जो है वो मिसलेनियस प्रोविजंस पे शामिल है, जिसमें इंडेमनिटी, डेलीगेशन ऑफ पावर, रूल मेकिंग एंड रिपील। इंडेमनिटी कहते हैं इस्tisना। ऐसा ऑफिसर, एएसएफ का ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा होता है, उससे कोई मिसकंडक्ट हो जाता है, लेकिन वो उसकी इंटेंशन नहीं होती कि मैं ये गलत काम करूँ। अगर उससे ऐसा कुछ हो जाता है, तो उसको जो है वो इस्tisना हासिल होती है, मीन कि उसके ऊपर जो है वो फ़र्द जुर्म ऐद नहीं होती। इसको कहते हैं इंडेमनिटी। अभी हम एएसएफ एक्ट 1975 अमेंडेड एज दिसंबर 2012 इसके तमाम 5 चैप्टर को वन बाय वन कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको मज़ीद इसकी जो डिवीज़न है वो बता दूँ। ये भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। इस एक्ट के टोटल 13 सेक्शंस हैं और 2 शेड्यूल हैं। हम यहाँ पे ये देखते हैं सेक्शंस और शेड्यूल। पहला चैप्टर, इसके अंदर 2 सेक्शंस हैं। पहला जो सेक्शन है वो शार्ट टाइटल, एक्सटेंट, एप्लीकेशन और कमेंसमेंट पे मुश्तमिल है। दूसरा जो सेक्शन है वो डेफिनेशन पे मुश्तमिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और इसी तरह जो बाकी चैप्टर हैं उनकी देखते हैं। सेकंड चैप्टर के अंदर थर्ड सेक्शन और उसके बाद जो है वो फोर्थ, फिफ्थ, 3 से लेके 5 तक ये जो सेक्शंस हैं ये सेकंड चैप्टर के अंदर मौजूद है। थर्ड चैप्टर के अंदर देखें 6 और 7 ये जो है थर्ड चैप्टर के अंदर मौजूद है। और फोर्थ चैप्टर के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा सेक्शन नहीं है। ये जो सेवन्थ है ना, यही फोर्थ चैप्टर में भी इंक्लूडेड है। इसके मज़ीद जो सब सेक्शंस हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 7A, 7B, 7C। और जो लास्ट वाला चैप्टर है फिफ्थ, इसमें सबसे ज़्यादा सेक्शंस हैं। इसके अंदर टोटल 6 सेक्शंस हैं, 8 से लेके 13 तक। जो शेड्यूल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड पे है शेड्यूल जो है वो 2 शेड्यूल है। पहला शेड्यूल जो है वो फॉर्म ऑफ अफ़र्मेशन के ऊपर है। पूछा जा सकता है कि पहला जो शेड्यूल है वो किस पे मुश्तमिल है, तो वो है फॉर्म ऑफ अफ़र्मेशन पे। और इसी तरह जो सेकंड शेड्यूल है वो है फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट पे, ये वाला। ठीक है? ये बहुत माइन्यूट सी डिटेल है, ये एस्पायरेंट गौर नहीं करते इसके ऊपर, तो ये भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। पहले चैप्टर को देखते हैं। इसका पहला सेक्शन चार्ट टाइटल, एक्सटेंट, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट के ऊपर है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975।
एग्ज़ामिनर जो है वो इसमें से कोई वर्ड एक्सक्लूड करके आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो फ़ोर्स का वर्ड रिमूव कर दे। वो इस तरह पूछे द एयरपोर्ट सिक्योरिटी एक्ट 1975, तो उसको आपने चूज़ नहीं करना। आपने जो पूरा नेम है ना, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975, इसको ही चूज़ करना है। इसके सब सेक्शन देखते हैं। इट एक्सटेंड्स टू ऑल एरोड्रोम्स एंड एयरपोर्ट्स, ऑल सिविल एविएशन स्टेशन, सेंटर्स, ऑफिसेज इन पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान एयर सर्विसेज एंड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू सिविल एविएशन। मीन के ये जितने वर्ड यूज़ हुए हैं, ये आपने माइंड में रखने हैं कि ये सब पे जो है एप्लीकेबल है, सब के ऊपर लागू होता है। इट शैल अप्लाई टू ऑल मेंबर्स एंड ऑफिसर्स। आगे जाके हम देखेंगे कि ऑफिसर्स कौन से हैं और मेंबर्स कौन से हैं। इनकी डेफिनेशन सारी जो है हम इस सेक्शन के अंदर देखते हैं। ऑफ द फोर्स वेयर दे मे बी, मीन के ये जो मेंबर्स हैं और ये जो ऑफिसर्स हैं, जहाँ कहीं भी हों, ये एक्ट जो है, ये जो लॉ है, ये उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। वो चाहे एयरक्राफ्ट के साथ बैरून मुल्क भी जा सकते हैं, तो भी उनके ऊपर ये जो लॉ है, ये जो एक्ट है, ये लागू होगा। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, मीन जैसे ही ये एक्ट पास हुआ है, उसी टाइम पे इसको लागू कर दिया जाएगा, जो कि ज़ाहिर है अब एनफोर्स्ड है, ये उस टाइम की बात है। तो उसी टाइम पे इसको जो है वो लागू कर दिया गया था। अभी हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। सबसे पहले एरोड्रोम की डेफिनेशन देखते हैं। एनी एरिया ऑफ लैंड और वाटर designed, equipped, set apart, or commonly used or intended to be used, either wholly or in part, for affording facilities for landing, departure and movement of aircraft। ठीक है, इसमें कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं वो देखते हैं। बिल्डिंग्स, शेड्स, वेसल्स, पियर्स, इंस्टॉलेशंस एंड इक्विपमेंट। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एरोड्रोम का पार्ट होती हैं। इनके हर वो चीज़ जिसमें एयरक्राफ्ट को फैसिलिटेट किया जाता है, उसमें बिल्डिंग्स भी शामिल होंगी जहाँ पे ऑफिसर्स मेंबर्स रहेंगे। कोई टेक्निकल काम हो सकता है, वहाँ पे हैंगर्स होंगे। कोई पानी का काम है, क्योंकि एविएशन के अंदर पानी के का यूज़ भी होता है। तो वो सारा जो एरिया होगा, वो क्या कहलाएगा? एरोड्रोम कहलाएगा। इसमें कौन सी चीज़ एक्सक्लूड है? पाकिस्तान एयर फोर्स और एनी पोर्शन ऑफ एन एरोड्रोम विच इज़ यूज्ड बाय पाकिस्तान एयर फोर्स, वो जो है एरोड्रोम का पार्ट नहीं होगा। ठीक है? उसको एरोड्रोम का पार्ट नहीं समझा जाएगा, जहाँ पे भी पाकिस्तान एयर फोर्स ऑपरेट करेगी। एयरक्राफ्ट एनी मशीन विच कैन ड्राइव स्पोर्ट इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एयर, मीन कि ऐसी मशीन जो एयर स्पोर्ट से जो है वो फ्लाई करती है, मीन कि उसको एयर रिएक्शन से एक बुयांसी फोर्स मिलती है, अपलिफ्ट मिलती है, तो उससे जो है वो फ्लाई करती है, तो उसको एयरक्राफ्ट कहेंगे। इसमें एक चीज़ आपने नोट करनी है, अदर दैन रिएक्शंस ऑफ एयर अगेंस्ट द अर्थ सरफेस, मीन के कुछ ऐसी मशीनें भी हैं जिसको एयर रिएक्शन मिलता है, लेकिन वो फ्लाई नहीं करती, वो ज़मीन पे ही रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल समंदर के अंदर आपने एक ऐसी बोट देखी होगी जिसके पीछे बड़े हैवी फैन्स लगे होते हैं। वो भी एयर रिएक्शन ही होता है, लेकिन वो फ्लाई नहीं करती, उसको बायोंसी फ़ोर्स नहीं मिलती उस तरह से, तो वो एयरक्राफ्ट में शामिल नहीं होगी। इसमें कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं एयरक्राफ्ट में? इसमें बैलून्स शामिल हैं, वेदर कैप्टिव और फ्री, मीन कि वो टाइड है या फ्री है। एयरशिप शामिल है, काइट्स, ग्लाइडर्स और एनी फ्लाइंग मशीन जिसमें हेलीकॉप्टर शामिल है, वो सारे के सारे जो हैं वो एयरक्राफ्ट में शामिल हैं। Airport means an aerodrome at which facilities have, in the opinion of federal government, been sufficiently developed to be of importance to civil aviation। मीन के एरोड्रोम का वो एरिया, वो हिस्सा जहाँ पे एयरक्राफ्ट की लैंडिंग, टेक ऑफ शामिल हो, जहाँ पे पैसेंजर को फैसिलिटेट किया जाए, जहाँ पे कार्गो जो है उसको भी डील किया जाए। तो ये वो जो एरिया होगा वो एयरपोर्ट कहलाएगा। तो इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि एरोड्रोम जो है वो एक लार्जर एरिया है, ठीक है? वो एक लार्जर डिज़ाइन्ड एरिया है, जबकि एयरक्राफ्ट जो है वो कोई भी मुख्तस हो सकता है एरिया। तो इस वजह से सारे जो एरोड्रोम्स हैं वो एयरपोर्ट्स नहीं होंगे, ठीक है? ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखें, एयर सर्विस मीन्स ए सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर एनी पर्पज़ ऑफ सिविल एविएशन, वेदर एरियल वर्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अदरवाइज़, मीन उसमें कार्गो शामिल है, उसमें पैसेंजर को फैसिलिटेट किया जाता है। वो चाहे एयरक्राफ्ट के अंदर जो लोग शामिल होते हैं इस काम के लिए, वो सारे की सारी जो सर्विस है उसको एयर सर्विस कहेंगे। एयर साइड means the movement area of an aerodrome, adjacent terrain and buildings, or portion thereof, access to which is controlled by force।
मीन कि जो एएसएफ के कंट्रोल में होता है, उसको एयर साइड कहा जाता है। आप इसको एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया कह सकते हैं, एरोड्रोम के अंदर जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है जिसमें मूवमेंट एरिया ऑफ एरोड्रोम है, मीन के रनवे जहाँ पे एयरक्राफ्ट की लैंडिंग और टेक ऑफ होता है वो वाला एरिया, और उसके साथ एडजेसेंट टेरेन जो है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। और इसके अलावा कुछ बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे एएसएफ के जवान जो हैं वो रहते होंगे या उनका सीक्रेट वर्क होगा, वो करते हैं। तो उसको एयर साइड कहा जाता है, जहाँ पे आम पैसेंजर नहीं जा सकते। नेक्स्ट देखें, competent authority means any officer or authority designated as such by the federal government। उसमें जो टॉप लीडरशिप है, जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें डायरेक्टर जनरल है, डिप्टी डायरेक्टर जनरल हो सकते हैं, तो उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहा जाएगा। नेक्स्ट सबसेक्शन जी, ये ओमिटेड है, जो 2012 की अमेंडमेंट हुई है उसमें इसको ख़त्म कर दिया गया है। उन्होंने रेफरेंस के तौर पे ये साथ दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी डिटेल देखने की ज़रूरत है, ये नहीं है। नेक्स्ट देखें, फोर्स मींस द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3। अभी हम सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं, जो सेक्शन 3 है ये चैप्टर 2 के अंदर मौजूद होगा, या वहाँ पे हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट देखें, डायरेक्टर जनरल मींस द कमांडर इन चार्ज ऑफ फोर्स। एएसएफ का जो हेड है, उसका जो इंचार्ज होता है उसको डायरेक्टर जनरल कहा जाता है, डीजी। नेक्स्ट सबसेक्शन, ये भी ओमिटेड है। नेक्स्ट देखें, मेंबर, a person other than an officer who is appointed to the force and has signed an affirmation in the form set out in first schedule वो मेंबर कहलाएगा। इसी तरह जो ऑफिसर है वो कौन सा होगा? A person who is so appointed to the force and has signed an affirmation in the form set out first schedule। मैं ये पहले दिखा चुका हूँ कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर एक अफर्मेशन लेटर है, वो साइन करना होता है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये वाला फर्स्ट शेड्यूल के अंदर अफर्मेशन का एक जो फॉर्म है वो साइन करना पड़ता है। तो ये जो रैंकिंग है मेंबर और ऑफिसर की, वो इस तरह से है कि आपको पता है कि जो इंटरमीडिएट के बाद जो लोग भर्ती होते हैं वो ज़्यादातर ऑफिसर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे बीएस 11 से ऊपर जितनी भी रैंकिंग है उसमें, जैसे ही अभी इंस्पेक्टर एएसएफ हो गए, असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ हो गए, वो ऑफिसर कहलाएँगे। और उससे नीचे जो पर्सनल्स होते हैं, जो पुलिसमैन होते हैं, तो वो क्या होंगे? मेंबर कहलाएँगे। ऑपरेटर्स, ऐसी एंटिटी जो एयरक्राफ्ट के अंदर मुख्तलिफ तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें फ्लाइंग है, एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस है, उनकी ड्यूटीज़ को सरअंजाम दे रही होगी, तो उसको ऑपरेटर कहा जाएगा। उसमें एक पर्सन भी हो सकता है, पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन भी हो सकती है, या एंटरप्राइज़ भी हो सकती है, उन सबको ऑपरेटर की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। प्रेस्क्राइब्ड मीन प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स और रेगुलेशन, मीन के जो एएसएफ के रूल्स और रेगुलेशन है, ऑफ़िशियली जब उनको डिफ़ाइन किया जाएगा, जब उनको मेंशन किया जाएगा, तो उसको प्रेस्क्राइब्ड कहा जाएगा। पर्पसेज़ ऑफ सिविल एविएशन मीन, इसमें क्या-क्या इंक्लूड है? ऑल पर्पसेज़ कनेक्टेड विद सिविल एविएशन एंड विद एयर नेविगेशन एक्सेप्ट पर्पसेज़ ऑफ डिफेंस बाय एयर। ये सारी चीज़ें हम पहले भी ऊपर देख चुके हैं कि जो एएसएफ है उनका काम क्या है? जो सिविल एविएशन है, उनको जो है वो एएसएफ डील करती है। मीन के नॉन मिलिट्री एविएशन, जो मिलिट्री एविएशन है वो एएसएफ डील नहीं करती। सिर्फ़ सिविल एविएशन के जितने भी काम हैं, वो सारे के सारे एएसएफ के अंडर हैं। रेगुलेशन मीन रेगुलेशंस मेड अंडर दिस एक्ट। रूल्स मीन रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। रेगुलेशन जो है वो ज़्यादातर जो एएसएफ का हेड है, वो बना सकता है। मीन कि जो इंटरनल मामलात होते हैं, जैसे कि कैसे परफ़ॉर्म करना है, किस मेंबर को या किन ऑफ़िसर्स को कहाँ पे अपॉइंट करना है, तो वो डीजी जो है वो अपॉइंट कर सकता है। लेकिन रूल्स जो हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। कि ये हम ऊपर देख चुके हैं सारी बड़ी डिटेल के साथ कि रूल्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ही बनाती है। ठीक है? यहाँ तक ये सारी जो है ये डेफ़िनेशन है, डेफ़िनेशन आपने बहुत अच्छे से करनी है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपने इनके अल्फ़ाज़ पे गौर करना है, तो आपका कोई भी जो है यहाँ से पोर्शन स्किप नहीं होना चाहिए।